नमस्कार दोस्तों, हेल्थ वॉच विद डॉक्टर अजीत सहगल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो कहा जाता है इट्स ए साइलेंट किलर, जो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में कमजोरी प्रदान करता है और हमको धीरे धीरे करके कमज़ोर बनाता है। दोस्तों, आप सभी ये जानते हैं कि अच्छे इलाज, प्रारंभिक जांच और बहुत सी मेडिकल सुविधाओं की वजह से आजकल दुनिया में सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ गया है। 2017 के एक आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाइवल रेट हिंदुस्तान में 67 ईयर्स था, जो मैं ये समझता हूँ कि अब 4 साल के बाद ये बढ़ कर के लगभग 70 ईयर्स हो चुका है। तो जो सर्वाइवल एज बढ़ रही है, इसका मतलब आने वाले कल में बुजुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी तो परेशानियां भी उनकी ज़्यादा होंगी। ऐसे रोग भी बहुत मिलेंगे जो बुजुर्ग लोगों में होते हैं। उसमें से ही मैं आपकी बात करने चाह रहा हूँ आज कि एक है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर इस शब्द को हम डिवाइड करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑस्टियो, दूसरा पोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, और पोरोसिस का मतलब पोरस जैसी, मतलब हड्डियों में अगर बड़े बड़े पोर्स हो जाएं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसका मतलब हड्डियों में बोन मास कम हो जाता है, घनत्व उनका कम हो जाता है और हड्डियां खोखली होने लगती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज़ी से शरीर को ग्रसित करता है। एक स्टडी में देखा गया है कि अगर 50 साल का बुजुर्ग है और 50 साल की महिला है तो बुजुर्ग में ये कम असर डालता है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा असर डालता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जब रजोनिवृत्ति बंद हो जाती है और मेनोपॉज आ जाता है तो ऑस्ट्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ऑस्ट्रोजन क्या करता है? हड्डियों में घनत्व बढ़ाता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रोजन की कमी हो गई तो बहुत तेज़ी से हड्डियों में क्षरण होता है और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है। एक आंकड़ा बताता है कि हिंदुस्तान में लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑस्टियोपोरोटिक हैं और लगभग इतने ही ऑस्टियोपेनिक हैं। तो ऑस्टियोपोरोटिक वो हैं जिनमें हड्डी कमज़ोर हो चुकी है और ऑस्टियोपेनिक वो हैं जिनमें हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो गई है। ये 2 स्टेज होती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जो हड्डियों का मांस बनता है, हड्डियों का जो घनत्व बढ़ता है, हड्डियाँ जो ग्रो करती हैं, अंदर अंदर मजबूत होती हैं, वो लगभग 30 से 35 साल तक हड्डियाँ मजबूत होती रहती हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू होती हैं। और कमज़ोरी का क्या कारण है? कमज़ोरी का कारण है कि हमारे खान पान, हमारी आदतें ऐसी हो चुकी हैं जिससे हम लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो रही है। तो आइए मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो क्या परेशानियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है और रोगी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर हुआ है ये इतनी हल्की चोट से हुआ है कि रोगी को तो ये उम्मीद ही नहीं होती है कि हमारी हड्डी भी टूट सकती है। खास करके 50 साल 55 साल की उम्र में स्त्रियों में, पुरुषों में हड्डी में कलाई का टूटना, जिसको हम कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर होना, जिसको हम फ्रैक्चर नेक फीमर कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन होता है। और तीसरी एक बहुत फ्रैक्चर कॉमन होता है, वो है स्पाइन में, हमारे रीढ़ की हड्डियों में वेज कंप्रेशन होना। वेज कंप्रेशन का क्या मतलब है कि हम चले जा रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं, हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्पीड से चली जा रही है और अचानक एक स्पीड ब्रेकर आया और बस धड़ाम से ऐसे उछली और आप भी सशरीर ऊपर से नीचे तक ऐसे आ गए। उससे क्या हुआ? हमारी जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उसमें से एक जो है वो दब गई, जिसको हम कहते हैं कि ये वेज कंप्रेशन हो गया। तो वेज कंप्रेशन जो है एक तरीके का स्टेबल फ्रैक्चर है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर है। इसमें प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती है, बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी आप बैठेंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा।
आप खड़े होंगे तो दबाव पड़ेगा। ये तभी आराम होगा जब आप लेट करके रहेंगे। आप सीधे लेटें, उल्टे लेटें, एक करवट लेटें, दूसरे करवट लेटें, लेकिन लेटने से ही इसका इलाज हो जाता है, जो बहुत ख़तरनाक नहीं है। लेकिन वेज कंप्रेशन का दर्द कई महीनों तक परेशान करता है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर हैं और वो दब गई हैं। ये तो वर्टिब्रा में इस तरीके से प्रेजेंटेशन मिलता है। अक्सर आकर के लोग बताते हैं कि मैं जा रहा था और इस तरीके से हो गया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बाथरूम में गया, हल्का सा मैं फिसला ही था, मैंने दीवार पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद मैं ज़मीन पर बैठ गया, उठ नहीं पा रहा हूँ। ये भी फ्रैक्चर नेक फीमर, कूल्हे की हड्डी टूटने का एक बहुत ही सामान्य सा विवरण है, जो हम लोगों को एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन सुनने को मिलता है। और काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं मैं बस ज़रा सा ऐसे फिसला और मैंने ज़मीन पर हाथ रख दिया, अब देखिए मेरी कलाई में सूजन आ गई, हाथ में टेढ़ापन आ गया। तो ये 3 फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत कॉमन होते हैं। और क्या हो सकता है, हमारे शरीर की हाइट कम हो सकती है। हाइट क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जब हमारे हड्डियाँ कमज़ोर हो गई तो दबाव उसमें होता रहता है। तो पता चला कि हम 5 फुट 11 इंच के थे, लेकिन अब 50, 55, 60 साल के जब हम हुए तो हम जो है 5 फुट 10 इंच के हो गए हैं। हमारी हाइट 1 इंच कम हो गई है। वो इस वजह से कि हड्डियाँ दब गई हैं, पीठ में कुबड़ जैसा निकल आया है, उसने भी आपकी लंबाई को कम कर दिया है। और क्या हो सकता है, हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, हमको ज़बरदस्त थकान महसूस होती है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, हम इतना थक जाते हैं कि मुझे लगता है कि अरे हमने तो दिन भर अभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन ऐसी थकान हो गई कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। नाखून टूटने लगते हैं, जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। और जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, हमारे शरीर में हमारे हार्ट की धड़कन भी बढ़ती है, हमको सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, हमको तेज़ चलने में परेशानी होती है, हम बहुत मेहनत का काम नहीं कर पाते हैं। ये सारे चीज़ें इंडिकेट कर सकती हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। ऐसे में तुरंत चौकन्ना हो जाना चाहिए कि नहीं, अब हम को ये परेशानी शुरू हो गई है तो हमको इसकी पूरी जांच करानी चाहिए। हमको ये देखना है कि हमको कैसा कैल्शियम लेना है, हमको कितना कैल्शियम लेना है, हमको कितना विटामिन डी लेना है, क्योंकि विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं, आजकल लोगों ने सूरज में जाना बंद कर दिया है। सबको ये है कि भाई सूरज में जाएंगे सन बर्न होगा, मेरा रंग जो है वो काला हो जाएगा। आपको मालूम है कि पूरे वेस्ट में लोग सन बाथ के लिए जाते हैं, उल्टा लेट करके सन बाथ लेते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी बन सके। विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो शरीर में कैल्शियम जमा नहीं होगा, इसलिए हमको धूप में रहना ज़रूरी है। लेकिन अब हम धूप में नहीं रहते, हम तो घरों में बंद रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमको ये मिल रहा है, क्योंकि विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इसमें एक और भी परेशानी है इस विटामिन में कि इसकी जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो ये शरीर में कितनी जाएगी, इसकी कोई बहुत ऑथेंटिक बातें नहीं बताई जाती। कोई कंपनी की दवा कहती है कि ये 60% एब्जॉर्ब होती है, कोई कहता है 70% है, कोई कहता है ये नैनो फॉर्म में है तो ये 80% है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आप दवा कितनी भी ले लीजिए, वो प्रॉपर अगर आपके शरीर में नहीं जाती है तो वो परेशानी का सबब बना रहेगा। तो दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये हमारे बोन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये बात आती है कि अगर हमको ये सारे लक्षण मिल रहे हैं कि मेरे को कमज़ोरी भी लग रही है, मेरे को थकान हो रही है, मेरे को सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आखिर हम इसकी जांच कैसे करा सकते हैं? तो इसकी जांच कराने के 3 ही 4 तरीके हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि एक नॉर्मल एक्सरे भी कराया जाए तो भी उसमें ऑस्टियोपोरोसिस को हम देख सकते हैं। हड्डियों में एक्सरे की सामान्य जांच में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा जा सकता है। दूसरा, हम खून में कैल्शियम की जांच करा सकते हैं, फास्फोरस की जांच करा सकते हैं, उससे भी हमें पता चल सकता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जांच है जिसको हम कहते हैं बीएमडी जांच, बोन मिनरल डेंसिटी जांच। बीएमडी से भी हड्डियों में कैल्शियम का पता लगता है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, और हमको उसके स्कोर से पता लगता है कि ये ऑस्टियोपोरोटिक लेवल है
या ऑस्टियोपेनिक लेवल है या उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन कहा जाता है जो सबसे ऑथेंटिक जांच है वो है डेक्सा स्कैनिंग। डेक्सा स्कैनिंग से एकदम 100% सही रिपोर्ट मालूम पड़ती है। ये जो बीएमडी की जांच होती है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जांच होती है और बहुत से कंपनी की जो जांचें होती हैं उसमें मैंने कई बार देखा है कि कभी यूएस के बेस्ड आ जाते हैं लेकर के, और कभी सॉफ्टवेयर, कभी जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो हमको ये कराने के पहले ज़रूर जांच लेना चाहिए कि हमको इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर से जांच करानी है। इसलिए कि अगर हम यूएस बेस्ड जांच कराते हैं, जर्मनी बेस्ड सॉफ्टवेयर से जांच कराते हैं, तो हम इंडियंस हैं, हमारी हाइट कम होती है, हमारा वेट कम होता है, तो हमको हमेशा ही जो है वो हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा दिखेगी। तो ये बात ठीक नहीं है। जांच कराने के पहले बीएमडी में ज़रूर देखना चाहिए कि हम अमेरिकन सॉफ्टवेयर और जर्मन सॉफ्टवेयर से जांच नहीं कराएंगे, हम एशियन सॉफ्टवेयर से जांच कराएंगे जिससे मेरी सही जांच का पता लग सके। तो जांच का तो ये तरीका हो गया। अब अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस निकलती है तो हमें क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको अपने खान पान में परिवर्तन करना है। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप जो हैं वो चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं। और ऑयली फ़िश उसमें कहा जाता है रोहू बहुत कैल्शियम से भरपूर होती है। तो ऑयली फ़िश इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमको फ़िश लेना चाहिए अगर हम मांसाहारी हैं तो। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या शाकाहारी लोगों की है और मैंने ये भी देखा है कि शाकाहारी लोग जो होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा जो है तादाद बढ़ कर के आती है। अगर मैं ये मान लूँ कि हिंदुस्तान में अगर जांच कराई जाती है तो लगभग जो है वो 24% के आसपास जो है वो अगर जो है वो मेल्स की ऑस्टियोपोरोसिस का लेवल निकल सकता है तो लगभग 36% के आसपास फीमेल का निकलता है, अगर हम 55 साल की उम्र में इस बात को देखने की कोशिश करें। तो मैंने आपको बताया कि मांसाहारी जो हैं वो चिकन खा सकते हैं, फ़िश खा सकते हैं, और जो वेजिटेरियन हैं उनको हाई प्रोटीन डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट में हमें क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, दही है, सोयाबीन बहुत अच्छा है, गाढ़ी अरहर की दाल बहुत अच्छी है, काबली चना बहुत अच्छा है, राजमा बहुत अच्छा है, काला चना बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों की आदत होती है सवेरे वो उठते हैं तो भीगा हुआ जर्मिनेटेड काला चना लेते हैं, थोड़ी मूंग लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे हमको बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। हमारे कई खाने के और पदार्थों में अच्छा कैल्शियम होता है, कीवी में अच्छा कैल्शियम होता है, कुछ अनानास में होता है। हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं वेजिटेरियन जिसमें अच्छा खासा कैल्शियम मिल सकता है। सफ़ेद तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। तो अगर हम खान पान का ध्यान रखें तो हमको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है वो है एक्सरसाइज, और वो भी स्पेशली वेट बियरिंग एक्सरसाइज। अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं तो मेरा विश्वास माने आप 1-2 किलो कैल्शियम खा लीजिए और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल में बैठे रहिए कि हम हिले डुलेंगे नहीं, तो कैल्शियम आपके शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि ये भी एक कारण है, अल्कोहल कंज्यूम करना, टोबैको कंज्यूम करना, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे कैल्शियम को निकाल लेती हैं। थायराइड की बीमारी, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं, डायबिटीज़ में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि किसी को प्लास्टर लगा हुआ है तो वो हाथ नहीं चला रहा है, अपनी उंगलियां नहीं चला रहा है, तो उस समय भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। वो जो है डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस है। हम शरीर का इस्तेमाल अगर न करें, एक हाथ को अगर जो है 2 साल ऐसे बांध करके छोड़ दिया जाए और फिर सोचे कि हम इसको सीधे उठा लें, तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि सारे जोड़ जाम हो जाएंगे और शरीर, ये पूरे हाथ की हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो हमको एक्सरसाइज करना, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारा कैल्शियम का लेवल बढ़ता रहेगा। हमें विटामिन डी भी लेना है, हमें मैग्नीशियम भी लेना है, हमें पोटेशियम भी लेना है, हमें सारे मिनरल्स लेने हैं, कैल्शियम लेना है और इसके साथ साथ विटामिन डी लेना है। ये सारी चीज़ें तब ज़रूरी हैं जब आप खान पान से कैल्शियम भरपूर मात्रा में ना पा सकें। लेकिन आप खान पान लेते रहें, अच्छे से एक्सरसाइज करते रहें, तो निश्चित माने ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर आप कैल्शियम भी खा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, ये बात ठीक नहीं है। बहुत से लोगों में, स्त्रियों में पोस्ट मेनोपॉजल जब ऑस्ट्रोजन की कमी हो जाती है तो उनको हार्मोनल थेरेपी भी दी जाती है
और अब तो कहा जाता है कि एक नेचुरल हार्मोन एस्ट्रोजन पाया जाता है सोयाबीन में, उसकी भी दवाइयाँ आ गई हैं, तो बेहतर है कि हम उसको ले सकते हैं। कैल्शियम के कई फॉर्म होते हैं और उनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको हम बिस्फॉस्फोनेट कहते हैं, उनको हम सवेरे खाली पेट लेते हैं और उसको लेने के बाद एक गिलास पानी के साथ उसे लिया जाता है और फिर टहला जाता है 40 मिनट 45 मिनट, उसको खा के बैठ सकते हैं, लेट नहीं सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आजकल नाक में स्प्रे के ज़रिए भी जो है कैल्सिटोनिन दिया जाता है, जो नाक में स्प्रे के ज़रिए होता है, और एक पैराथायराइड होता है जिसका इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये विभिन्न तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि पहले हम दवाइयों को एक तरफ रखें, पहले तो हम अपना खान पान सुधारें, व्यायाम करें और हम देखें कि अगर इससे सुधार हो जाता है तो हमको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ये बातें हुई। अगले हफ्ते मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आपके लिए धन्यवाद।